नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, आज का लेक्चर थोड़ा थियोरेटिकल होने वाला है। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को समझेंगे, हम लोग कुछ सॉल्यूशंस को समझेंगे और लद्दाख को अगर छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे और लद्दाख की व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट कैसे सुधार कर सकते हैं। थोड़ा सा आज का लेक्चर थियोरेटिकल होने वाला है। सबसे पहले लद्दाख की स्थिति हम लोग जान लेते हैं। लद्दाख के अंदर आगजनी हो रही है, लोग सड़कों के ऊपर हैं और एक शब्द जो है वो तैर रहा है और वो है जेन ज़ी। इस तरीके की प्रोटेस्ट आप लोग देख सकते हैं। बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी गई है। लोग कह रहे हैं कि सेव लद्दाख। आखिरकार डर किससे है, किससे बचाना चाहते हैं और बचाकर क्या करेंगे और किस तरीके से बचाया जाएगा, ये तमाम बातों के बारे में हम लोग आज थियोरेटिकल लेक्चर लेने वाले हैं। कोई भी फिलोसफिकल बात नहीं होगी, लेकिन डिमांड की जा रही है 6th शेड्यूल की। और अगर 6th शेड्यूल होती है तो हर प्रॉब्लम क्या वाकई में सॉल्व हो जाएगी या फिर ये एक ऐसी घटना भी हो सकती है कि अगर हमने लद्दाख को ऑटोनोमस कर दिया तो कल को ऐसा ना हो कि चाइना 1962 की तरह, जिस तरीके से अक्साई चीन पर हमला किया था और उसको अपना बना लिया था, वैसे लद्दाख के साथ ना हो जाए। इसको बहुत गहराई से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सोनम वांगचुक अरेस्ट हो चुके हैं और इनके ऊपर एनएसए लगाया गया है और अभी ये जेल के अंदर है। विस्तार समझते हैं कि आखिरकार क्या है। ये मैप आप लोग देख सकते हैं। इस मैप के अंदर आपको दो रीजन दिखाई दे रहे हैं। एक तो रीजन है लद्दाख का और एक रीजन है कारगिल का। अब ये दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक लोकसभा सीट यहां से होनी चाहिए तो एक लोकसभा सीट यहां से होनी चाहिए, लेकिन अभी दोनों के लिए कंबाइंड लोकसभा सीट है। तो पहली डिमांड यहीं से आती है कि एक लोकसभा सीट लद्दाख के लिए रखी जाए और एक कारगिल के लिए, क्योंकि दोनों का समुदाय अलग अलग है। यहां पर बुद्धिज्म है और यहां पर सिया मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर रहते हैं, इसलिए दोनों के लिए एक सेम जो है यानी कि लोकसभा सीट होनी चाहिए। अब बात यह है कि आखिरकार ये शेड्यूल क्या है और क्यों इसमें शामिल करने का जिक्र किया जा रहा है, पहले वो समझिए। अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 शेड्यूल हैं। उनमें से एक शेड्यूल है वो है 6th शेड्यूल। एक्चुअली में स्टूडेंट्स या लोग जो हैं वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। 5th शेड्यूल के अंदर यह है कि पूरे भारत के अंदर जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के हाथ में होता है, लेकिन 6th शेड्यूल जो है उसमें आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर जो जनजातियां रहती हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक काउंसिल के पास में होता है और वो जो काउंसिल होती है उसको ये ऑटोनोमस डिसीजन लेने का अधिकार होता है कि उन राज्यों के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि छठी अनुसूची जो कि इन 4 राज्यों के अंदर ट्राइबल जो एरियाज हैं उनको सुरक्षित रखती है और वो काउंसिल की मदद से, केंद्र का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। केंद्र अपना डिसीजन डायरेक्टली जो है इनके ऊपर इंपोज नहीं कर सकती है। कुछ भी काम करना हो तो ये जो रीजनल काउंसिल्स होती हैं इनकी मदद से ही वहां पर कोई इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। अब बात यह है कि आखिरकार लद्दाख को अगर इसके अंदर शामिल कर लिया जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बात है 2019 की। 2019 के अंदर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और तब से ही ये मांग जो है वो उठ रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके बाद से ही एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक सड़कों के ऊपर आते हैं, अनशन करते हैं, लद्दाख से दिल्ली तक यात्रा करते हैं और उसके बाद में रिजल्ट ये निकलता है कि लद्दाख को एक ऑटोनोमस स्टेट नहीं बनाया जाता, उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है, जबकि डिमांड इनकी ये थी। तो इनकी डिमांड थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी ना बनाकर उसको एक स्टेट बना दिया जाए और स्टेट बनाने के साथ साथ में ही इन्होंने डिमांड ये की कि जो लद्दाख और कारगिल का है उसके लिए एक एक लोकसभा सीट हो। दूसरी डिमांड ये थी कि इसको एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, वहां पर जो लोग रहते हैं सबको ट्राइब्स के अंदर काउंट किया जाए और साथ ही के अंदर वहां पर जो रीजनल काउंसिल्स हैं इनको जो है वो पावर दी जाए। इस तरीके से कुछ डिमांड जो थी वो उनकी थी। अब जब इलेक्शन मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसके अंदर ये शामिल किया गया था कि लद्दाख के अंदर हम लोग ऑटोनोमस देंगे, उसको ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन सरकार ने अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी है और जल्द ही हम लोग इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। लेकिन लोगों का आंदोलन जो है सड़कों तक आता है
और आगजनी होती है। और आगजनी होने के बाद आप लोगों ने देखा किस तरीके से वहां पर लगभग 4 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग इसके अंदर घायल भी हो गए। बीजेपी कार्यालय भी इसके अंदर फूंक दिया गया। अब बात यह है कि ये जो 6 शेड्यूल है, इसमें मांग की जा रही है कि लद्दाख को इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लगता है लद्दाख के लोगों को कि वहां पर माइनिंग वगैरह करने से वहां का जो एनवायरमेंट है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे वहां की जो ट्राइब्स जो कि उसके ऊपर डिपेंड है, उन रिसोर्सेज के ऊपर, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और धीरे धीरे इनका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो केंद्र के हस्तक्षेप को नकारते हैं और कहते हैं कि हमको ऑटोनोमस जो है वो बना दिया जाए। अब हम लोग दोनों पक्षों को देखते हैं कि आखिरकार इसके शामिल होने से, छठी अनुसूची में शामिल होने से क्या तो इनको फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात तो यह है कि छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा तब जाकर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और फिर लद्दाख उसके अंदर ऐड हो सकता है। तो अगर 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख शामिल होता है तो पहली बात तो यह है कि उनके जो ट्राइब्स हैं उनको ये अधिकार मिल जाएगा। मतलब वहां की जो रीजनल काउंसिल्स है वो सीधे तौर पर इनके ऊपर नजर रख सकती है, इनके लिए नियम बना सकती है, और रीजनल जो काउंसिल्स होती हैं उनसे ही परमिशन लेकर केंद्र सरकार आगे से कोई काम कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। अगर मान लीजिए कि माइनिंग करना है, पेड़ वगैरह काटने हैं, कुछ भी करना है, तो रीजनल काउंसिल जो है उसकी हेल्प से ही, उसकी अनुमति से ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही के अंदर ये अपने स्टेट को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ऐसा इनका मानना है कि 6 शेड्यूल के अंदर अगर शामिल हो जाएगा तो हम जो है अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे, केंद्र सरकार हमारे ऊपर डिसीजंस नहीं थोप पाएगी। लेकिन 6 शेड्यूल में अगर शामिल हो जाता है तो सबसे बड़ा खतरा हमारे पास में चाइना का है। सबसे बड़ा खतरा चाइना का है कि 1962 के वॉर के अंदर अक्साई चीन को जिस तरीके से चाइना ने अपना करार दिया, वैसे ही कल को ऐसा ना हो कि लद्दाख जो है वो चाइना के पास में चला जाए। इसलिए केंद्र सरकार ये चाहती है कि लद्दाख जो है इसको ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना छोड़ते हुए हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल रखें, ताकि चाइना कल को यहां पर कुछ भी करे तो हम लोग इजीली यहां पर कंट्रोल करके चाइना को वापस से जवाब दे सके। तो केंद्र का भी यहां पर जो चिंता का विषय है वो आप लोगों के सामने है। अब दोनों ही हमारे सामने सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग जो है ये कहते हैं कि हमको 6 शेड्यूल के अंदर जो है शामिल कर देना चाहिए। अब इसमें से एक कंक्लूजन निकल कर आता है। लोग, जैसे हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि कभी आपने किसी भी लद्दाखी को भारत के किसी दूसरे राज्य के अंदर जॉब करते हुए, नौकरी करते हुए देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। किसी भी स्टेट के अंदर हम लोगों ने इनको नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए नहीं देखा है। एक आध मिल जाए तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ के अदर स्टेट्स के जो है वो लद्दाख के अंदर जो है जॉब करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहलगाम जब अटैक हुआ था, इससे पहले भी बातें उठ रही थी कि जो यूपी, बिहार के, जो राजस्थान के, एमपी के, हरियाणा के जो लोग हैं वहां पर जॉब करते हैं, तो उनसे भी इनको प्रॉब्लम है कि आखिरकार ये एक्सेस कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है उनको। तो बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हमको जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर एक रिजर्वेशन दे दीजिए और उसके आधार पर ही हम लोग जो है अपनी आजीविका को बहुत आगे से बढ़ा सकते हैं। तो भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय यह है कि कल को कुछ अनहोनी ना हो जाए, उससे पहले ही हम लोग अवेयर रहें। कल को अगर चाइना अटैक करता है कोई, तो जो ब्लेम है वो गवर्नमेंट के ऊपर जाता है कि आपने जो है ठीक ढंग से काम नहीं किया, तो रिजल्ट जो है वो बड़े दूरगामी होते हैं। फिर तो सोच जो है वो हमारी उसी प्रकार से होनी चाहिए। दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिए हैं। छठी अनुसूची के अंदर शामिल करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन वाकई में अगर इसमें शामिल होता है तो कहीं ना कहीं लद्दाख का इसके अंदर ग्रोथ होगी। अब सोनम वांगचुक जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को लीड करते हैं। अब सोनम वांगचुक के ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने स्वीडन से कुछ फंडिंग ली है। अब सोनम वांगचुक का एक एनजीओ है जो कि एक सलाहकारी संस्था है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लद्दाख के अंदर बहुत ठंड है और वहां पर जो सैनिक तैनात हैं उनके लिए हीटेड टेंट जो है वो बनाए जाते हैं। सोलर टेंट्स का जो इन्वेंशन है वो सोनम वांगचुक के द्वारा ही किया गया और उनको काफी राहत भी मिली। अब ये लगने लगा इनको कि भाई ठीक है, हम लोग दूसरी जो संस्थाएं हैं, एनजीओ जो है, उनसे भी कांटेक्ट करते हैं। तो स्वीडन हुआ, इटली हुआ, यहां से इन्होंने कनेक्शन जो है वो बनाना शुरू किए कि वहां के जो कंसल्टेंसी जो फर्म्स हैं वो यहां पर आए और यहां पर आकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह ऐसा कुछ करें। इसके लिए इनके एनजीओ से उनके पास में फीस भी गई, उधर से भी कुछ आया, तो ट्रांजेक्शन हुए और ट्रांजेक्शन होने के तहत FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई की गई और ये कहा गया कि अनऑथराइज्ड तरीके से ट्रांजेक्शंस किए गए, जिसके तहत नेशनल जो इंटरेस्ट है वो सामने निकल कर आता है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं खराब होती है, और इसके तहत ही सोनम वांगचुक जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसीलिए अब देखते हैं कि दंगे जो है वो कुछ ज्यादा ही वहां पर फैल रहे हैं। अब सोनम वांगचुक का ये कहना है कि आप मुझे अरेस्ट कर लेंगे तो ये दंगे और भड़क जाएंगे, मैं इनको लीड कर रहा हूं तो मुझे इनको रोकने दीजिए। और वो पहले भी कह रहे हैं कि भाई मैं जो है ये आह्वान करता हूं कि ये बंद कर दी जाए, लेकिन एक शब्द जो है वो बड़ा
इसके अंदर थोड़ा आग में घी डालने का काम कर रहा है, और वो है जेनजी। जेनजी मतलब जेड जनरेशन जो है, जैसे आपने नेपाल के अंदर भी देखा होगा कि जेनजी जो है वो सड़कों के ऊपर आता है, जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है, उनको हम लोग जेनजी कहते हैं। तो वो नेपाल के अंदर सड़कों पर हैं और वहां पर पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है, सब कुछ डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। तो वही कंसर्न जो है यहां पर आ रहा है कि अगर यहां पर भी ऐसा कुछ होता है, डेमोक्रेसी कोलैप्स होगी होगी, लेकिन भारत के अंदर खास बात है कि बैलेंस करके चलते हैं हर चीजों को। यहां पर ऐसा होना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है यहां पर ऐसा होना। लेकिन वो शब्द बार बार में काम में ले जा रहा है, उसके तहत जो लोग हैं वो ज्यादा भड़कते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर बार बार जब शब्द आता है, तो एक दिन ऐसा हुआ कि सभी लोग जो है वो एक जगह इकट्ठे हो गए और उन्होंने फिर बीजेपी जो कार्यालय है उसको आग लगा दी थी। तो पूरा का पूरा सिनेरियो जो है मैंने आपके सामने रखा है। तो 6 शेड्यूल में शामिल होने से फायदा भी है, और लेकिन केंद्र सरकार की चिंताएं जो है वो भी वहां पर बढ़ सकती हैं। तो दोनों ही जो पक्ष हैं वो हमको सोचकर आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स है, बड़ा जबरदस्त है कि किसी काम को किस तरीके से करें ताकि वो काम हमारा बहुत अच्छे से सक्सेस को हासिल कर सके। साथ ही के अंदर एलोन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, रतन टाटा है, इन्होंने अपने काम कितना बखूबी से किया है। साथ ही के अंदर आप देखेंगे 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है और लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है इसको, और बहुत फायदा उनको हुआ है। अगर आप लोगों में विल पावर है तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।